हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे आपकी इवोल्यूशनरी बायोलॉजी के क्वेश्चंस में। ठीक है, सो देखिए क्वेश्चन नंबर फास्ट से स्टार्ट करेंगे। द फास्ट फॉर्म ऑफ लाइफ अरोज स्लोली थ्रू इवोल्यूशनरी फोर्सेस फ्रॉम नॉन लिविंग मॉलिक्यूल्स बाय। तो यदि आपको पता होगा कि लाइफ की जो ओरिजिन है ये कैसे हुआ था, लाइफ की ओरिजिन कैसे हुआ था, उसके ऊपर बहुत सारे थ्योरी दिया गया है। ठीक है, तो उनमें से जो चीज़ें हैं बायोजेनेसिस थ्योरी, ठीक है ना। बायोजेनेसिस बताता है कि बायो का मतलब है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है ना। जेनेसिस का मतलब होता है कि फॉर्मेशंस। तो कैसे बनी हुई है ना, फ्रॉम द नॉन लिविंग मैटर। नॉन लिविंग मैटर जो है उससे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बनी हुई हैं, क्योंकि उसको समझाने के लिए बहुत तरह तरीके के साइंटिस्ट जो थे उनका जो थे अपने हाइपोथेसिस उन्होंने बताए थे। लेकिन ये चीज़ सही है कि इनिशियल अर्थ जो था उनके टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था। ठीक है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, उसमें लाइटनिंग थंडरस्टॉर्म वगैरह हो रहा था। तो उस टाइम पे जो एनवायरनमेंट था उनमें उनकी जो एनवायरनमेंट एटमॉस्फेयर में मीथेन, ठीक है ना, मीथेन मतलब कि इस तरीके से पहले मॉलिक्यूल्स रहेगा, ठीक है ना, एटम्स मिलके मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। मान लीजिए कार्बन, हाइड्रोजन, ठीक है ना, फ्री ऑक्सीजन तो नहीं था, नाइट्रोजन, ये सारे इस तरीके से आटम रहे होंगे। आटम मिलने के बाद ये मॉलिक्यूल बनाएंगे, ठीक है, मॉलिक्यूल बनाएंगे जैसे कि CH4 NH2, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से NH3 अमोनिया, मीथेन, इस तरीके से मॉलिक्यूल बनाए। ये जो मॉलिक्यूल्स आप देख रहे हो उसके बाद ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बना। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का मतलब होता है कि यदि आपने प्रोटीन की स्ट्रक्चर देखोगे, प्रोटीन में क्या है, एक अमोनिया है, कार्बन कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, मतलब कार्बन है, हाइड्रोजन है, ठीक है। तो इस प्रकार की उन्होंने क्या किया, ये मॉलिक्यूल पहले आटम बना, आटम मिल के मॉलिक्यूल बना। ये सारे जो होते हैं मॉलिक्यूल होते हैं, ये आपस में मॉलिक्यूल मिलने के बाद ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनाएंगे। एंड वही ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में DNA आ जाएगा, RNA आ जाएगा, प्रोटीन आ जाएगा, लिपिड आ जाएगा, कार्बोहाइड्रेट आ जाएगा। एंड वही जो स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, वही तो कंपोनेंट है हमारे सेल की। सेल तो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में बनी हुई है, जेनेटिक मटेरियल तो DNA है, सेल में कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, उसके बाद ये लाइफ बनना स्टार्ट हो गया। क्लियर हुआ। तो इस चीज़ों को हम बोलते हैं बायोजेनेसिस। और ये चीज़ ध्यान दीजिए कि बायोजेनेसिस जो होता है नॉन लिविंग मैटर से लिविंग मैटर बनी हुई है, ठीक है ना। तो सबसे स्मॉलेस्ट जो रहेगा आटम्स, आटम मिलने के मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। पीरियोडिक टेबल के अंदर आपने ये चीज़ देखी है ना, वो तो आटम होते हैं, ठीक है, उसका मॉलिक्यूलर वेट वगैरह हम देखते हैं। तो आटम मिलने के बाद मॉलिक्यूल बनाते हैं। मॉलिक्यूल आपने पढ़ा होगा, जैसे मीथेन हो गया, CH4 हो गया, अमोनिया हो गया, ठीक है ना, NH3 हो गया। तो ये होते हैं मॉलिक्यूल्स। फिर आपस में ये मॉलिक्यूल मिलने के बाद ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनाएंगे और अन्य मॉलिक्यूल से सेल बनेगा। तो यहाँ पे पानस्पर्मिया अबायोजेनेसिस, इसको हम अबायोजेनेसिस नहीं कहते हैं, मतलब कि बायोजेनेसिस, लाइफ की फॉर्मेशंस कैसे हो रहा है उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, थियोरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन डुएल्स ऑन, नेचुरल सिलेक्शंस के बारे में डार्विन ने बताए थे। नेचुरल सिलेक्शंस के बारे में उन्होंने बताया था कि नेचर उसको सिलेक्ट करेगा जो, क्योंकि नेचर एक जैसे कंपटीशन होता है ना, जैसे मान लीजिए आपकी एग्ज़ाम के लिए मतलब कि जो कौन सी PG में एडमिशन्स करेगा, ठीक है ना, इसके लिए कंपटीशन होता है। तो उसका कंपटीशन की जो होता है क्राइटेरिया वो है एग्ज़ाम। एग्ज़ाम में इतना मार्क रहेगा तो एडमिशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। समझ लो ना। इसी तरीके से नेचर जो है एक कंपटीशन पैदा करता है, उनमें से जो फिट है वही सस्टेन रहेगा और जो अनफिट है वो आउट हो जाएगा, ठीक है ना। रोल ऑफ एनवायरनमेंट इन इवोल्यूशन, सिर्फ देखिए एनवायरनमेंट एक एरिया प्रोवाइड कर रहा है। देखिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल के साथ साथ समझाऊंगी तो आपको चीज़ें अच्छे से बेहतरीन समझ में आएगा। सपोज, ठीक है ना, आजकल अभी देखिए हर साल लोग क्या बोलते हैं ना, टेम्परेचर इस साल ज़्यादा गर्मी हो रहा है। तो इसका मतलब है कि हर साल टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। समझ रहे हो ना। ऐसा नहीं कि पिछले साल से इस साल ज़्यादा जो गर्मी हो रहा है ऐसे लोग बोलते हैं। इसका मतलब है कि अर्थ के टेम्परेचर जो है हमेशा मतलब कि एवरी ईयर इंक्रीज हो रहा है। ऐसे में कुछ ऐसा पॉपुलेशंस होंगे, ठीक है ना, इसके अंदर म्यूटेशन होने के बाद कुछ ऐसा जीन आ गया। मान लीजिए यहाँ पे एक पॉपुलेशन से हम ऐसे कुछ कर लेंगे, उनमें से कुछ ऐसा
एनवायरमेंटल फैक्टर आ गया जिस वजह से एक जीन म्यूटेटेड हो गया। म्यूटेटेड होने के बाद ये हाई टेम्परेचर में सस्टेन कर पाएंगे, ऐसा जीन हो गया जो कि हाई टेम्परेचर में जिंदा रह सकते हैं। उसी प्रकार की यहाँ पे ठीक है ना, इस एक एरिया था, यहाँ पे एनवायरमेंट कंडीशन की वजह से और किसी भी वजह से म्यूटेशन हुआ। म्यूटेशन होने की वजह से ये ऐसा एक जीन बन गया जो कि लो टेम्परेचर में जिंदा रहेंगे, हाई टेम्परेचर होगा तो उनका डेथ हो जाएगा। तो मुझे बताइए आगे चलकर कौन सी जो ऑर्गेनिज्म है जिंदा रहेंगे, ये रेड वाला और ब्लू वाला, कौन सी वाला जिंदा रहेंगे? क्योंकि एनवायरनमेंट किसको फेवर करेगा, ठीक है ना, ये ब्लू कलर वाले को। क्यों? क्योंकि ब्लू कलर वाले के पास कैपेसिटी है कि हाई टेम्परेचर को बियर कर पाए, तो ये उनको बियर करेगा। तो एनवायरनमेंट तो ऐसे ही तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो वही लोग सस्टेन रहेंगे। एक ऐसा टाइम आएगा ये एकदम एक्सटेंड हो जाएंगे, वैनिश हो जाएंगे। एनवायरनमेंट उसको सपोर्ट किया, लेकिन जो चेंजेस बदलाव आया किसके अंदर आया है, ऑर्गेनिजम्स की जेनेटिक लेवल में आया है। क्लियर हुआ आपको? ठीक है, तो अब देखेंगे कि थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन विल्सन, रोल ऑफ एनवायरनमेंट इन इवोल्यूशन, नेचुरल सिलेक्शन एक्टिंग ऑन फेवरेबल वेरिएशंस। हाँ, नेचुरल सिलेक्शन उसके ऊपर एक्शंस दिखाता है, ठीक है ना। अच्छा, चेंज इन जीन कॉम्प्लेक्स रिजल्टिंग इन हेरिटेबल वेरिएशंस, ठीक है ना, जीन कॉम्प्लेक्स में चेंज होगा जिसमें हेरिटेबल वेरिएशन हो सकता है, नॉन ऑफ दिस। तो रोल ऑफ एनवायरनमेंट, नेचुरल सिलेक्शन एक्टिंग ऑन फेवरेबल वेरिएशंस, तो ये बोल रहा है कि फेवरेबल वेरिएशंस में एक्शन दिखाएगा। चेंज इन जीन कॉम्प्लेक्स, चेंज इन जीन कॉम्प्लेक्स हम करेंगे रिजल्टेबल इन हेरिटेबल वेरिएशन। हमेशा जो चेंजेस है, मतलब कि हमेशा जो चीज़ें होगा वो फेवरेबल हो, मतलब कि जो है सही होगा। म्यूटेशन हमेशा मतलब कि बेनिफिटेड होता है, ऐसा तो हम नहीं बोल सकते हैं, है ना। म्यूटेशन जो है बेनिफिटेड भी हो सकता है, हार्मफुल भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन बेनिफिटेड वाला आगे और मूव करते हैं, हार्मफुल वाला नहीं। तो जीन कॉम्प्लेक्स में ये चेंजेस आ जाता है जिस वजह से, और वही बदलाव जो ऑर्गेनिजम्स के अंदर हुआ है ना, अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट, उसको एनवायरनमेंट फेवर करता है, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जेनेटिक ड्रिफ्ट के बारे में दे रखा है। जेनेटिक ड्रिफ्ट इज चेंज इन, जेनेटिक ड्रिफ्ट आप याद रखिए, जेनेटिक ड्रिफ्ट हमेशा छोटा सा पॉपुलेशंस में होता है एंड जीन की फ्रीक्वेंसी में चेंज होगा, ठीक है ना। जीन फ्रीक्वेंसी में चेंज होगा, ठीक है ना। हम एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, जीन फ्रीक्वेंसी फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, एंड स्मॉल पॉपुलेशंस में चेंज होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। हम देखेंगे जेनेटिक ड्रिफ्ट में किस तरीके से बदलाव आया है, ठीक है ना। सीवेल राइट ने इस चीज़ के बारे में बताए थे, सीवेल राइट इफेक्ट भी हम उसको बोलते हैं। तो स्मॉलर पॉपुलेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट की हम दो पहलू देखते हैं, एक तो बॉटल नेक इफेक्ट देखते हैं एंड दूसरा आपका देखते हैं फाउंडर इफेक्ट, ठीक है। फाउंडर इफेक्ट के बारे में हम देखते हैं, ठीक है। जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑपरेट्स ओनली इन स्मॉलर पॉपुलेशन, लार्जर पॉपुलेशन, मेंडेलियन पॉपुलेशन, आइलैंड पॉपुलेशन। आप बताइए, ये स्मॉलर पॉपुलेशंस में ही देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप इस चीज़ों को क्या कर पाओगे, मतलब कि देख पाओगे। मान लीजिए समुंदर से कोई 2 लीटर पानी लाएगा, तो आप उससे ये महसूस नहीं कर पाओगे कि 2 लीटर पानी कमी है। लेकिन मान लीजिए कोई टैंक है, वाटर टैंक है, उसमें 5 लीटर पानी था, आपने 2 लीटर लाओगे तो पता चल जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, तो इसलिए स्मॉलर पॉपुलेशन लेने से क्या होता है, जो चेंजेस है एलील की फ्रीक्वेंसी में, जो चेंजेस है ये हमको पता लग जाता है, ठीक है। तो डायनासोर सडनली डिसअपीयर हुआ है। डायनासोर जो था जुरासिक आपने पीरियड देखे होंगे, जिस टाइम पे वो डोमिनेटेड थे, एंड वो कितने टाइम हुआ वो वैनिश हुआ है, मतलब एक्सटेंड हुआ है, तो 70 मिलियन ईयर्स एगो। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर होमोलोगस ऑर्गन। तो सबसे पहले देखिए कि होमोलोगस ऑर्गन क्या होता है। ऐसा ऑर्गन जो कि स्ट्रक्चरली सिमिलर रहते हैं बट फंक्शनली डिफरेंट, ठीक है ना। फंक्शनली डिफरेंट, जैसे हमारे जो हैंड है, तो एक हैंड ह्यूमरस बोन रहेगा, फिर रेडियोनला, फिर ऐसे रिस्ट बोन होता है, फिर फैलेंजेस, ठीक है ना, इस तरीके से होता है। तो बार्ड्स लोगों की यदि आप फोकस करोगे, उनकी विंग्स में यहाँ पर भी एक बोन रहता है, उसके बाद 2 बोन रहता है, फिर ऐसे। तो इसलिए क्या होगा ना, हमारे जो स्ट्रक्चर, उनकी स्ट्रक्चर सिमिलर होता है, लेकिन हमारे हैंड तो उड़ने में मदद नहीं करता है, उनके विंग्स जो है उड़ने में मदद करता है, ठीक है। तो हमारा खाने में, है ना, स्विमिंग करने में, राइटिंग करने में, इस चीज़ों में हेल्प करता है। फंक्शन अलग हो गया लेकिन स्ट्रक्चर इक्वल होता है, तो इसको हम बोलते हैं होमोलोगस ऑर्गन। विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड लोक्यूस्ट, लोक्यूस्ट एक आर्थ्रोपोडा है, ठीक है ना, आर्थ्रोपोडा होता है, याद रखिए। एंड उसको हम ग्रेगरियस पेस्ट कहते हैं। ये ग्रुप में आएंगे
ठीक है ना, ग्रुप में आएंगे और जो है ना पूरा का पूरा नॉर्मली क्या होता है ना, जो पंजाब की साइड्स में, ठीक है, पाकिस्तान लोग क्या करते हैं, कुछ लोकिस्ट वगैरह को भेज देते हैं, जो गेहूं का ज़मीन है पूरा आएंगे, सारे के सारी चीज़ों को खा के चले जाएंगे, भोरासियस ईटर है सब कुछ, मतलब पूरा का पत्तियाँ साफ कर लेंगे। तो प्लांट कैसे ग्रो करेगा? कोविड टाइम में 2020 में भी ऐसे किए थे वो लोग। फिर उसके बाद कुछ ड्रम्स वगैरह बजा के, मतलब ऐसा हुआ था। लोकिस्ट जो होते हैं ग्रिगरियस पेस्ट होते हैं, ग्रुप में आते हैं, सारे कुछ खा के एकदम फिनिश करके चले जाएंगे। तो विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड विंग्स ऑफ लोकिस्ट, वो क्या होता है ना, एनालॉगस स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। एक चीज़ कॉन्सेप्चुअली क्लैरिटी रखिए, एक होमोलोगस और एक एनालॉगस होता है, ठीक है। एक होता है होमोलोगस और एक होता है एनालॉगस। देखिए, होमोलोगस में हम बोलते हैं स्ट्रक्चर उनका सिमिलर रहेगा एंड फंक्शन डिफरेंट रहेगा। एनालॉगस में बोलते हैं कि स्ट्रक्चर डिफरेंट है, फंक्शन सिमिलर है। तो ये किनकी एग्जाम्पल हो गया? ये आपकी वही विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड इंसेक्ट, लोक्यूस्ट दे रखा है, बर्ड्स एंड इंसेक्ट लोक्यूस्ट। तो यहाँ पे देखेंगे विंग्स, दोनों की विंग्स है, तो फ्लाई करने में यानी कि फंक्शन उनकी सिमिलर है। लेकिन स्ट्रक्चर आप जब देखोगे, जो इंसेक्ट्स होते हैं उनमें एकदम थीन मेम्ब्रेन जैसे स्ट्रक्चर से बनी हुई हैं, लेकिन बर्ड्स में थोड़ा बोन वगैरह प्रेजेंट होता है, फीदर है, ठीक है ना। तो फंक्शन इक्वल है बट स्ट्रक्चर अलग होता है, तो इसलिए हम उसको एनालॉगस स्ट्रक्चर कहेंगे, ठीक है। अच्छा, देखेंगे फिर, ये तो नहीं होगा। विंग्स ऑफ बर्ड्स स्पैरो की दे रखा है एंड पेक्ट्रल फिन ऑफ फिशेस। तो पेक्ट्रल फिन ऑफ फिशेस एंड विंग्स ऑफ, हम यदि बात करेंगे ये दोनों की क्या है, ठीक है। अच्छा, तो ये देखेंगे विंग्स ऑफ बैट एंड बटरफ्लाई। बैट एक मामल से है ना, चंगादल जो है ये मामल से, बटरफ्लाई इंसेक्ट है, ये तो इक्वल नहीं होगा। लेग्स ऑफ फ्रॉग एंड कॉकरोच। देखिए, कॉकरोच जो है वो आर्थ्रोपोडा है, उनकी स्ट्रक्चरली तो सिमिलर नहीं होगा, बोन वगैरह तो नहीं है। तो विंग्स ऑफ बर्ड स्पैरो एंड पेक्टोरल फिन ऑफ द फिश, फंक्शन अलग अलग होता है। फंक्शन मतलब कि फिश की पेक्टोरल फिन है तो स्विमिंग में हेल्प करेगा, बर्ड की विंग्स है तो फ्लाइंग में हेल्प करेगा, लेकिन स्ट्रक्चरल प्लान आप जब देखोगे वो इक्वल होता है, ठीक है ना, क्योंकि ये फिश है, वर्टिब्रेट है, वो बर्ड से वर्टिब्रेट्स होते हैं, ठीक है ना, वही बोन हड्डियों में प्रेजेंट होते हैं। तो क्वेश्चन 6 की आंसर होगा बी। क्लियर हुआ? तो आपकी ये ध्यान देनी है, फंक्शन अलग रहेगा लेकिन स्ट्रक्चर सिमिलर होता है, ठीक है। अच्छा, 7, क्वेश्चन नंबर 7 बात करेंगे। दे रखा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट अफेक्ट हार्डी-वेनिबर इक्विलिब्रियम। देखिए, हार्डी-वेनिबर इक्विलिब्रियम मैंने अच्छे से क्लास किए हैं, चैनल पर क्लासेस अवेलेबल है, उसको ज़रूर चेक कर लीजिए। कौन सी, उन्होंने देखिए हार्डी एंड विनबर्ग 2 साइंटिस्ट थे, उन्होंने कुछ ऐसे इसके ऊपर बात किए थे कि एक लैबोरेटरी पॉपुलेशंस के अंदर, ठीक है ना, कौन सी चीज़ें जिन मतलब कि जो एलेलिक फ्रीक्वेंसी है ये जनरेशन टू जनरेशन चेंज नहीं होगा। तो उनकी ये कहना था, मान लीजिए एक पॉपुलेशन से, ठीक है, मतलब कि उनका ये पूरा का पूरा कहने की मतलब था कि पॉपुलेशंस में एलेलिक फ्रीक्वेंसी जो है चेंज हो जाता है। एलेली समझ रहे हो? तो एक जीन की ऑल्टरनेटिव फॉर्म है। मान लीजिए यहाँ पर कैपिटल ए है, स्मॉल ए है, ये उनकी एलेली है, ठीक है ना। पूरा पॉपुलेशंस की जब हम बात करेंगे, मान लीजिए एक पॉपुलेशंस में कैपिटल ए वाला लोग 15% है, कैपिटल ए स्मॉल ए लोग वाला 50% है, ठीक है, एंड आपकी ये स्मॉल ए वाला 25% है, ठीक है। अच्छा, तो ये 35% है। तो ये कभी भी इस तरीके से कांस्टेंट नहीं रहेगा, चेंज हो सकता है, समझ रहे हो ना, ये हो सकता है। तो उन्होंने ये चीज़ को समझाने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए थे। उन्होंने बताया कि कुछ लोग बोलते हैं कि ये कांस्टेंट रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा तो इवोल्यूशन कैसे होगा, कैसे नया ऑर्गेनिजम्स फॉर्मेशन होंगे, कैसे नया चीज़ आएगा, ऐसा तो नहीं होता है, एनवायरनमेंट में होता है। तो इसलिए उन्होंने एक लैबोरेटरी कंडीशन बनाया। उन्होंने बताया कि कोई भी यदि म्यूटेशन नहीं, ये चीज़ कांस्टेंट तब रह पाएगा जब नो म्यूटेशन, बिल्कुल भी म्यूटेशंस नहीं होगा तो नया चीज़ नहीं बनेगा। इसका मतलब कि नेचर में तो म्यूटेशन होता है, ठीक है ना, नो म्यूटेशन, नो माइग्रेशन,
कोई भी लोग यहाँ नहीं आएंगे और यहाँ से लोग कोई बाहर नहीं जाएंगे, तब ये पॉसिबल होता है, कांस्टेंट रहेगा, जिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा, यानी कि इवोल्यूशन नहीं होगा। लेकिन नेचर में ऐसे होता है, नो म्यूटेशन नो माइग्रेशन। मान लीजिए उड़ीसा की कोई पीपल है या इंडिया की कोई पीपल है, उन्होंने अमेरिका में शादी किया, तो जिन की फ्लो हो गया, समझ रहे हैं, उनकी जो बच्चा बनेंगे कुछ अमेरिकन जो है कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ इंडियन कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना, क्योंकि हमारे जिन जो होता है एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग भी जो कुछ होते हैं, ठीक है ना। आप देखोगे अफ्रीकन जो निग्रो कम्युनिटीज़ होते हैं, इंडियन कम्युनिटीज़ होते हैं, ठीक है ना, फिर अमेरिकन कम्युनिटीज, सारे अलग अलग रहते हैं अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरनमेंट। तो इसलिए जो मिक्स होगा तो माइग्रेशन इमिग्रेशन हुआ तो भी प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो नो म्यूटेशन होना चाहिए, नो माइग्रेशन होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, फिर हम देखेंगे जीन माइग्रेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट हमने बात की थी कि स्मॉल पॉपुलेशंस के अंदर एलील की फ्रीक्वेंसी कैसे चेंज हो रहा है, ये सारे चीज़ें इफेक्ट डालेगा, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें होगा तो क्या होता है ना, जीन जो है हार्डी विनबर्ग के अकॉर्डिंग एलीलिक फ्रीक्वेंसी जो है चेंज हो जाता है। फिर उसके बाद हम देखेंगे, ठीक है, रेप्लिकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, इनके बारे में ये कुछ नहीं बताते, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल रेप्लिकेशन होने से आपकी एलीलिक फ्रीक्वेंसी जो है उसमें चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। एलीलिक फ्रीक्वेंसी चेंज करने के लिए जीन माइग्रेशन, मतलब कि एक पॉपुलेशन से दूसरे पॉपुलेशन, और एक होता है मेटिंग जो है रैंडम मेटिंग होना चाहिए, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू हार्डी विनबर्ग। लेकिन नेचर में रैंडम मेटिंग नहीं होता है, नेचर में मेटिंग होता है सिलेक्टिव मेटिंग। लोअर ऑर्गेनिजम्स की केस में फीमेल ये डिसाइड करता है कि कौन किसके साथ मेटिंग करना है, क्योंकि जैसे मान लीजिए हनी बी हो गया, हनी बी ये चूज़ करता है कि कौन सी ड्रोन फ्लाइज यानी कि मेल फ्लाइज है ज़्यादा स्पीड में, हाई स्पीड में फ्लाई कर पाएगा, उसके साथ मेटिंग करेगा। मेटिंग कभी भी रैंडम नहीं होता है, मेटिंग हमेशा चॉइसेबल होता है, ठीक है ना। तो लेकिन उनकी कहना था कि रैंडम मेटिंग होना चाहिए, ठीक है, जीन माइग्रेशन कर नहीं होना चाहिए, नेचुरल सिलेक्शंस, मतलब कि कोई भी इवोल्यूशनरी फोर्स यदि एक्शंस नहीं दिखाएगा, देन जो एलीलिक फ्रीक्वेंसी है जनरेशन टू जनरेशन कांस्टेंट रहता है, ठीक है ना, जनरेशन। तो इसलिए रेप्लिकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल ये आपके आंसर रहेगा, क्योंकि ये हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम को कोई भी इफेक्ट नहीं डालता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, दे रखा है कि द मिलर यूरी abiotic synthesis experiment and other subsequent similar experiment shows that यूरी मिलर एक्सपेरिमेंट हमने देखा था कि किस तरीके से ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ कैसे जो है ना केमिकली कैसे ओरिजिन हुआ था, उसके बारे में उन्होंने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करके बताई थी 1953 में, ठीक है। स्टैनली मिलर एंड हार्डी यूरी जो कि क्रिएट करे थे एक लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट, जो कि कंपेयर करने के लिए यार्ली अर्थ की एटमॉस्फेयर जैसे था इसी प्रकार की कंपेयर करने के लिए उन्होंने बताए थे। सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कैन फॉर्म स्पॉन्टेनियसली अंडर कंडीशंस दोज आर लाइक द प्रिवेल, ये जो ऑप्शन है ये आप देख रहे हो ये वाला है, देखिए। तो हम बात कर रहे थे तो उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट सेटअप था उनका कुछ ऐसा था, उन्होंने बताए थे कि उन्होंने NH3 अमोनिया CH4 एंड H2 उन्होंने एक फ्लास्क के अंदर लिए थे और उसको हाई इलेक्ट्रिक, है ना, क्योंकि उन्होंने बताया कि जो इनिशियल अर्थ की जो टेम्परेचर था वो हाई था, एकदम हाई टेम्परेचर था। हाई टेम्परेचर होने की वजह से यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स थे वो आपस में इंटरेक्ट किए, इंटरेक्ट करने के बाद कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनाया। तो इसलिए उन्होंने एक फ्लास्क के अंदर अमोनिया, मीथेन एंड हाइड्रोजन उन्होंने लिए थे। लेने के बाद 2:1:2 इस तरीके से, मतलब कि CH4 NH3 एंड H2 ये एक तो था रेशियो में उन्होंने लिए थे। लेने के बाद हाई इलेक्ट्रिक स्पार्क बताए थे, करने के बाद उनको मिला कि यहाँ पे उनको कुछ अमीनो एसिड, सिंपल अमीनो एसिड ग्लाइसिन वगैरह मिला। तो उन्होंने बताया कि इस तरीके से पहले एटम्स था, एटम मिल के मॉलिक्यूल बनाया, मॉलिक्यूल मिलने के बाद इस तरीके से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल उन्होंने बताया। एंड आज हम सेल की जो कंपोनेंट्स हमारे पास पता है कि सेल में लिपिड होते हैं, प्रोटीन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ये सारी चीज़ें इस तरीके से बनी हुई हैं। तो उन्होंने जो बात किए थे कि किस प्रकार की चीज़ें बन रहा है, चल रहा है,
ठीक है। अच्छा, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए को थोड़ा हम फोकस करेंगे किस तरीके से है कि सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कैन फॉर्म स्पॉन्टेनियसली अंडर कंडीशंस लाइक द थर्ड टू प्रिवेल अर्ली इन आर्ट्स हिस्ट्री। तो यूरी मिलर की जो एक्सपेरिमेंट था उन्होंने बताया कि जो सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को यदि हम अर्ली आर्थ के एटमॉस्फेयर जैसे कंडीशंस दिलवाएंगे तो वो भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जैसे अमीनो एसिड्स बना लेगा। ठीक है। द अर्लीस्ट लाइफ फॉर्म इंट्रोड्यूसिंग लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, याद रखिए अर्लीस्ट एटमॉस्फेयर में फ्री ऑक्सीजन नहीं था, इसलिए एटमॉस्फेयर जो था रिड्यूसिंग था। आज एवोल्यूशन, यदि क्वेश्चन आएगा आज इवोल्यूशन हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि अभी एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, अभी एटमॉस्फेयर जो है ऑक्सीडाइजिंग है, नया लाइफ बनने की चांसेस नहीं है। उस टाइम पे अर्ली एटमॉस्फेयर में, मतलब कि अर्ली अर्थ की जो एटमॉस्फेयर था उस टाइम पे नया लाइफ बनने की प्रोबेबिलिटी था। समझ रहे हो ना? क्यों? क्योंकि एनवायरनमेंट रिड्यूसिंग था, फ्री ऑक्सीजन नहीं था। ठीक है ना। एटमॉस्फेयर में ऐसे भी क्वेश्चन आएगा कि कौन सी चीज़ें हैं जो कि आउट ऑफ दिस व्हिच गैस इज एब्सेंट इन अर्ली एटमॉस्फेयर, तो आंसर होगा ऑक्सीजन। ठीक है। लाइफ कैन बी क्रिएटेड इन ए टेस्ट ट्यूब, लाइफ को तो हम मतलब कि हम कर पाएंगे, लेकिन मतलब कि जाइगोट जो है बना पाएंगे टेस्ट ट्यूब में जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के दौरान, लेकिन यूरी मिलर उसके बारे में उन्होंने तो नहीं बताए थे। ठीक है। लाइफ चेन फॉर्मेशन तो करेंगे लेकिन ग्रो नहीं कर पाएंगे, तो ऑप्शन ए यहाँ पे आंसर रहेगा। ठीक है। सो आज के लिए इतना ही है, फिर हम क्वेश्चन नंबर 9 से डिस्कस करेंगे। थैंक यू।